हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 भूगोल का अध्याय नंबर 1 संसाधन एवं विकास। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और इतना अच्छा चैप्टर है कि आप इसे पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा आसानी से और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ओके, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करना ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इसीलिए आज इसके इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 संसाधनों के प्रकार और नंबर 2 संसाधनों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? संसाधन दोस्तों, संसाधन को हम इंग्लिश में रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज मतलब आपको कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, वही संसाधन कहलाती है, वही रिसोर्सेज कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जो है ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, श्वसन करते हैं तो हम लोग को श्वसन करने के लिए हम लोग किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से, है ना। तो सांस लेना हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है, और हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है पेड़। तो पेड़ हमारे लिए संसाधन है। ओके, सो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संसाधन क्या है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है अथवा पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। संसाधनों का वर्गीकरण, क्योंकि संसाधन जो है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्यता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर और नंबर 4 विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कहने का मतलब है किस तरह से उस संसाधन की उत्पत्ति हुई है, यानी वो कैसे बना है। ठीक है, वो जीवित है, निर्जीव है, उसके बारे में उत्पत्ति के आधार पर बताया गया है। ठीक है, और समाप्यता के आधार पर यानी किस तरह से वो खत्म होगा या फिर खत्म होगा या नहीं, उसका पुनः उपयोग किया जा सकेगा या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वामित्व के आधार पर यानी उस संसाधन पर किसका अधिकार होगा, किसका नियंत्रण होगा। विकास के स्तर के आधार पर, अर्थात कि संसाधन का विकास कैसा होगा, हम लोग को वो जानना है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वे होते हैं जैव और अजैव। तो जैव संसाधन वे होते हैं जो जीवित होते हैं। देखते हैं हम थोड़ा पीछे, यहाँ पर ही लिखा गया है, नीचे ही लिखा गया है। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैव संसाधन, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन में जीवन व्याप्त होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्राणी जात, जो पशु होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, वनस्पति, पशुधन, मानव इत्यादि, ये सभी क्या है? जैव संसाधन है। आप जैव आसानी से समझ सकते हैं, जैव अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त है, जो जीवित है, वही तो जैव संसाधन कहलाएंगे। और जो अजैव है यानी निर्जीव, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। चट्टानें क्या वे श्वसन करती हैं? नहीं, तो वो क्या है? निर्जीव, और निर्जीव संसाधन यानी अजैव संसाधन है। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, कि किस तरह से जो संसाधन जो है वो समाप्त होगा, वो पुनः उपयोग उसका किया जा सकेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन जिन प्राकृतिक संसाधनों को भौतिक, रासायनिक अथवा यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा ज्ञात किया जा सकता है या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। यहाँ पर नवीकरणीय योग्य संसाधन कहने से तात्पर्य है कि वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं, भौतिक, रासायनिक अथवा यौगिक क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया के द्वारा हम उन्हें दोबारा बना सकते हैं, दोबारा ज्ञात कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वे ही नवीकरण योग्य संसाधन या फिर पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा सौर तथा जल पवन ऊर्जा। यहाँ पर जल भी एक क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन ही है। सौर एवं पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव,
पवन ऊर्जा भी है, वो भी एक नवीकरणीय संसाधन है। जल भी नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि आप देख सकते हैं जल चक्र के द्वारा आप देख सकते हैं। जल चक्र के द्वारा क्या होता है, जो पृथ्वी का जल है वो गर्म होकर वाष्प के द्वारा ऊपर उठता है और ऊपर उठकर वो बादल में का रूप ले लेता है और आपस में टकरा कर क्या होता है, वर्षा होता है, वापस वो नीचे आ जाता है, धरातल पे आ जाता है। तो इस प्रकार से जल का जो है ना पुनः पूर्ति किया जा सकता है। ओके, और वन का भी वही है कि अगर वन को काटोगे तो थोड़ी नहीं उगेगा। अगर आप एक पेड़ काटते हो क्या वो नहीं उगेगा, दोबारा उगेगा, बिल्कुल उगेगा, है ना। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा अनवीकरणीय योग संसाधन। अनवीकरणीय योग संसाधन का मतलब है कि वैसे संसाधन जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, अनवीकरणीय योग संसाधन कहलाते हैं। यानी वैसे संसाधन जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब उनका पुनःपूर्ति नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर उन्हें एक बार अगर खत्म कर देते हैं तो दोबारा उसे उपयोग करने में, दोबारा बनाने में लगभग लाखों वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल खनिज व जीवाश्म। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या है, ये सभी अनवीकरणीय योग संसाधन है। क्यों? क्योंकि उनका पुनःपूर्ति नहीं किया जा सकता। ठीक है, और खनिज का भी पुनःपूर्ति नहीं किया जा सकता, इसके बनने में लाखों वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों पर किसका अधिकार है दोस्तों। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो टोटल स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के भी होते हैं, यानी कोई पर्सनल भी होता है। जैसे आप एक मकान खरीदते हो, ठीक है, कोई मकान खरीदते हो तो उसका मालिक कौन है, उस पर किसका अधिकार है, किसी और का तो नहीं है ना, आपके पड़ोसी का अधिकार है क्या उस पर, नहीं, वे आपका अधिकार है उस पर। ठीक है, तो आपका स्वामित्व है उस पर, तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। बहुत से कृषकों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब बस यही है कि व्यक्तिगत संसाधन मतलब वे होते हैं जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल इत्यादि संसाधनों के नीचे स्वामित्व के उदाहरण है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपने घर के पास एक कुआं खोदवाता है। ठीक है, कुआं एक बनाता है और उसका जो जल है वो अपने पैसे खर्च करके अपने लिए बना रहा है, तो उसका पानी कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। फिर है समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन। इस प्रकार का संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को मुहैया होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ कि ग्राम पंचायत बैठता है ना गाँव में, तो ग्राम पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है कि सड़क बनानी है, सड़क हमारी टूट गई है, सड़क बनानी है। तो सभी लोग जो है, गांव के सभी सदस्य क्या करते हैं, इसके लिए पैसा जमा करते हैं, पैसा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और पैसा को जमा करने के बाद वो सड़क का निर्माण होता है। तो सड़क पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, तो सड़क पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ से जा सकता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेंगे। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, वहाँ रहने शमशान वाले सभी लोगों के लिए मौजूद होते हैं। ये क्या था, ये लाइन हमको तो अटपटा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हल्का प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सामुदायिक स्वामित्व मतलब वही होता है कि किसी भी संसाधन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उन्हें ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, यानी पूरा देश का, हमारा पूरे भारतवर्ष का अधिकार होता है, उन्हें हम कहते हैं क्या, राष्ट्रीय संसाधन। किसी सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, ये सदा याद रखिएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण दीजिए। इसमें वो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीवन, फिर राजनीतिक सीमाओं के भीतर सारी भूमि और 12 समुद्र मील। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठा था, यही 2022 के ही एग्जाम में, ठीक है, 2021-22 के एग्जाम में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि कितने समुद्री मील तक राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी राष्ट्र का अधिकार होता है। उसका आंसर होगा 12 समुद्री मील, या फिर अगर किलोमीटर में आ जाता है तो आपको लिखना होगा 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की, ये हमारा 4th पॉइंट है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह भी प्रश्न आता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, तो उसका उत्तर होगा 200 किलोमीटर की दूरी से परे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप इसे रट लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए। 200 किलोमीटर की दूरी से परे
जो जितने भी संसाधन होते हैं सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। तो ये और ये इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव अभी देखिए चल रहा है MCQs, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 संभावी संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडार और नंबर 4 संचित कोष। संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में मौजूद यत्र तत्र बिखरे प्राकृतिक संसाधनों का ठीक से प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। देखिए इसका मतलब है कि कोई भी एक प्रदेश है, कोई सा भी एक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संसाधन जो है वो क्या है अवेलेबल हैं, बट उनका यूज़ जो है प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जो पश्चिमी भाग है भारत का, जैसे राजस्थान और गुजरात, इनमें जो है ना पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनकी अपार संभावना है कि इसका उपयोग किया जा सकता है, बट इनका सही ढंग से जो उपयोग है वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा विकसित संसाधन, यानी वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका क्या किया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है, तथा उनके उपयोग की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, यानी गुणवत्ता और मात्रा निश्चित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी उसका उपयोग भी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी, सभी जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर ली गई हैं, उनका यूजेस भी हो ही रहे हैं, ठीक है। और उनकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा सबकी निश्चित की जा चुकी है, वो विकसित साधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास, अगर आपका यहाँ से प्रश्न आ सकता है, संसाधनों का विकास किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा कि संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा भंडार। देखो इसमें भंडार में ये है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। देखो यानी किसी भी प्रदेश में संसाधन बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन उनको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस प्रदेश में प्रौद्योगिकी की कमी है। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी तो हम उसका यूज़ करेंगे कैसे? तो बस वही यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उसकी पहुँच से बाहर है, भंडार में सम्मिलित है। उदाहरण के लिए जो जल है, जल का जो रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र H2O। तो जल में 2 ज्वलनशील गैसें मिली हुई है ना, 2 ज्वलनशील गैसों का क्या है, जल यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, बट हम लोगों के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, जिस कारण हम इसका उपयोग कर सकें। सो दैट्स वाई हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, भंडार। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचित कोष। ये भंडार में ही शामिल होते हैं, ठीक है। जो संचित कोष होते हैं भंडार में ही शामिल होते हैं, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की मदद से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। यानी भंडार में हैं, लेकिन देखिए भंडार वैसे होते हैं जो प्रौद्योगिकी का कमी से उसका उपयोग किया जा ही नहीं सकता, बट संचित कोष में ऐसा है कि इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसका प्रयोग करना। इनका प्रयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। बांधों में जल, वन इत्यादि संचित कोष हैं, जिनका प्रयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास। इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से संसाधनों का विकास कर सकते हैं। संसाधन सिर्फ मानव के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी इनका बहुत ही मेन रोल होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, इसलिए जो लोग हैं वो उसका बहुत ही अधिक उपयोग कर रहे हैं। मनुष्यों ने इनका काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग करना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण जो है बहुत सारी परेशानियां जो है वह उपलब्ध जो है वह हो गई है, ठीक है। नंबर 1 है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी कुछ व्यक्ति बहुत ही अधिक लालच कर रहे हैं और उनके कारण संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, वो उनमें की मात्रा में कमी आ रही है, ठीक है, वो घट रहे हैं, उनका ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों में के हाथ में रह गए हैं, यानी जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गए हैं, कुछ ही लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, बाकी लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार संसाधन जो है वो समाज को 2 भागों में बांट दिया गया है संसाधन को। पहला है संसाधन संपन्न और दूसरा संसाधनहीन, यानी जिन व्यक्ति के पास संसाधन के भंडार हैं और जिनके पास संसाधन है ही नहीं। फिर नेक्स्ट परेशानी ये होती है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वैश्विक पारिस्थितिकी
संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। तो हम लोग जो इतना इसका उपयोग कर रहे हैं संसाधन का, इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, ये प्रश्न उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन एंड ओनली सतत पोषणीय विकास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सतत पोषणीय विकास मतलब क्या होता है। ये सतत पोषणीय विकास मतलब होता क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे याद कर लो, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी ऐसा विकास हम करें कि पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हम संसाधनों का क्या करें, विकास करें। और इस तरह से हम लोग को इसका यूज़ करना चाहिए संसाधन का, कि हम लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही, साथ ही साथ जो भविष्य आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। तो यही है हमारा सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों का विकास में यही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और ये जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 1992 को हुआ था, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में जो एक एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था, सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण के बारे में भी विचार करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।